Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In today's video, we are going to understand the topic adverse possession under Section 27 of the Limitation Act 1963. We'll see what it is, what it means, and what are the requirements are there under law in order to get benefit of adverse possession. So let's start with that. Before I start with the video, I want to share a little information here that our Republic Day sale is now extended till 31st January. तो जो भी डिस्काउंट ऑफर्स थे वो अब 31st जनवरी तक अवेलेबल हैं बट इफ you'll use my code that is HINA live, then you will get additional discount on that, right? तो कुछ भी है आप don't forget to use this code. I will not get any benefit out of it, but you will for sure. So if whatever the amount of price is showing on your screen, promo code में you type Hina Live and you will get much more affordable price. It will be around 10 to 20% depending on the batch you are purchasing, right? So why not take advantage of that? Okay, so this is it. The sale is extended, and if you have not enrolled yet, then it's a good time to do that. Now let's understand what is adverse possession. इसका मतलब क्या है और कौन सी प्रोविजन है लॉ की जो इसके साथ डील करती है. एक सेक्शन मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी, दैट इज सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. यही सेक्शन है, ये जो प्रोविजन है, यहीं से एडवर्स पोजेशन निकल के आता है. सो पहले इस प्रोविजन को समझते हैं, इसका मतलब क्या है. At the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished. सिविल लॉ में आप देखेंगे कि जो आपके सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनके लिए एक लिमिटेशन पीरियड दिया होता है. लिमिटेशन पीरियड का मतलब क्या है कि आपका जब डिस्प्यूट अराइज हो गया है उसके बाद एक टाइम पीरियड दिया है जिसके अंदर अंदर आप अपने जो केस है उसको फाइल कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स आर गिवन. वैसे ही अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, आपकी कोई जमीन है, उसके ऊपर किसी कोई रहने लग गया है, उस किसी का कब्जा हो गया है और आप उससे वो पोजेशन वापस लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक 12 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है. 12 years ऑफ लिमिटेशन पीरियड. जब आपको पता चल जाए तब से 12 साल का लिमिटेशन पीरियड रहता है. क्या मतलब है इस बात का कि आपकी जमीन है, आप कहते हैं कि आप ओनर हैं और आपकी वो जमीन है लेकिन कब्जा किसी और का हो गया है. अब आप उसका जो कब्जा है उससे अपनी जमीन को कब्जा अपने पास वापस चाहते हो, तो पोजेशन आप वापस चाहते हो, राइट? तो लिमिटेशन लॉ कहता है कि आपके पास 12 साल का टाइम पीरियड है ये केस फाइल करने के लिए. ठीक है. और 12 साल शुरू कब से होंगे? जब से आपको पता चला है कि कोई और आपकी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, तो वहां से 12 साल का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा. और वो 12 साल के बाद अगर आपने 12 साल तक कोई भी केस फाइल नहीं किया, तो 12 साल के बाद जो इंसान अभी आपकी प्रॉपर्टी में पोजेशन करके बैठा है वो अब उस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा. ठीक है. तो ये बहुत जरूरी है. सेक्शन 27 ये कहता है कि आपकी जो राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर वो खत्म हो जाएगी अगर जो लिमिटेशन पीरियड दिया है उसके अंदर अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस नहीं मांगा, आपने केस फाइल नहीं किया. आपको सूट फाइल करना जरूरी है विद इन 12 years ऑफ द टाइम यू गॉट टू नो अबाउट द पोजेशन ऑफ अदर पर्सन. आपको पता चला जब से, देखिए आपको पता ही नहीं है तो 12 साल का पीरियड कैसे शुरू हो जाएगा, राइट? तो 12 साल का पीरियड शुरू हो जाता है जैसे ही आपको पता चलता है कि somebody इज इन द पोजेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, यू आर द ओनर एंड दैट पर्सन इज इन द पोजेशन, राइट? तो आपके पास 12 साल का टाइम पीरियड है. अब ऐसा क्यों है कि आपकी राइट खत्म हो जाती है? क्योंकि कोर्ट को लगता है द वन हु स्लीप्स ऑन हिज ओन राइट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड. अगर आपको ही आपकी राइट की परवाह नहीं है, 12 साल हो गए हैं तब भी आप जागे नहीं हैं और जाके कोर्ट में आपने केस फाइल नहीं किया है, तो अब लॉ कब तक अपने दरवाजे खोल के रखेगा? तो वहां पर आपकी जो राइट है, इसलिए वर्ड यूज किया है दैट द हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड, वो खत्म हो जाएगी. तो जो भी लिमिटेशन पीरियड दिया गया है एक इंसान को फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए कि मुझे मेरे प्रॉपर्टी का कब्जा वापस दिया जाए, मैं इसका ओनर हूं, वो 12 साल के अंदर आपको करना है. नहीं किया तो आपका राइट उस प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाएगा और जो इंसान पोजेशन में है उसका राइट बन जाएगा. दिस प्रोविजन establishes that failure to act within the statutory limitation period extinguishes the owner's right. कि ये लिमिट जो प्रोविजन है हमें ये बताती है आपने अगर लिमिटेशन पीरियड के अंदर सूट फाइल नहीं किया तो आपका जो राइट है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, जो ओनर है उसका राइट खत्म हो जाएगा. तो एडवर्स पोजेशन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट से निकल के आया है, क्योंकि वहां ये बात बोली है. एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स ऑफ ट्रू ओनर.
जो असली ओनर होगा उसकी राइट खत्म हो जाएगी। इफ द राइटफुल ओनर डज नॉट एक्ट विद इन लिमिटेशन पीरियड दैट इज 12 years फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट टाइटल इज एक्सटिंग्विश्ड। Adverse possession acquirer. The adverse possessor can claim ownership after meeting all legal requirements. ये क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो है कि जो ओनर है, जो एक्चुअल ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी पे राइट खत्म हो जाएगा। 12 साल हो गए हैं, कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है और आपको कुछ पड़ी नहीं है, तो अब कब तक कोर्ट ओपन रखेगा अपने डोर्स? तो बंद हो जाएंगे आफ्टर 12 years। एडवर्स पोजेशन अक्वायर, जो इंसान पोजेशन में है उसको भी अगर अब अभी तो उसके पास पोजेसरी राइट है, अभी तो कब्जा करके बैठा है, उसके ओनरशिप राइट मिलने के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स जरूर हैं जो उसको भी शो करनी पड़ेंगी कोर्ट में, और जिसके बेसिस पर वो ये डिक्लेयर करवा सकता है कि अब मैं इसका ओनर हूं। वो क्या रिक्वायरमेंट्स है अभी हम डिस्कस करेंगे। Third purpose encourages property owners to actively protect their property and prevent disputes। तो ये प्रोविजन है जिससे है कि भाई आपका प्रॉपर्टी में राइट खत्म हो जाएगा, तो इट्स बेटर यू एक्ट क्विकली, राइट। तो ये इस दैट इज द पर्पस बिकॉज ऑफ विच वी हैव केप्ट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। आर्टिकल, अब 12 साल का पीरियड कहाँ पे लिखा हुआ है? तो लिमिटेशन एक्ट में ही आर्टिकल 65 है। अगर आपने लिमिटेशन एक्ट देखा होगा तो एंड में आर्टिकल दिए हुए हैं जिसमें हर अलग अलग टाइप के डिस्प्यूट के लिए लिमिटेशन पीरियड लिखा हुआ है कि कितना होना चाहिए। तो आर्टिकल 65 जो है लिमिटेशन एक्ट का, वो स्पेसिफाई करता है द टाइम लिमिट फॉर सूट्स टू रिकवर पोजेशन। टाइम लिमिट इज 12 years, 12 साल का टाइम पीरियड होता है। स्टार्टिंग पॉइंट कब से 12 साल शुरू होंगे? फ्रॉम when the possession becomes adverse to the true owner। एडवर्स टू द ट्रू ओनर माने जब जो इंसान आपकी प्रॉपर्टी के कब्जे में है वो ये कह दे कि मैं खाली नहीं करता, कर लो जो करना है। एडवर्स टू द ट्रू ओनर कि जो ओनर है अब उसके एडवर्स में है, कि अब उसके हॉस्टाइल हो गया सामने वाला इंसान, जिसने जो कब्जे में वो हॉस्टाइल हो गया, कहता मैं नहीं खाली करता, जो करना है करो। उसने आपके मुंह पे मना कर दिया कि मैं खाली नहीं करूंगा, तो आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया। और यहां से 12 साल के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल अ केस। फेलियर टू एक्ट विद इन दिस पीरियड अलाउज द पोजेसर टू क्लेम ओनरशिप। और अगर 12 साल के अंदर अंदर आपने एक्ट नहीं किया तो जो पोजेसर है, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी के कब्जे में है, उसके पास राइट आ जाएगी कि वो अब ओनरशिप क्लेम कर सकता है उसी प्रॉपर्टी के ऊपर। और वो कैसे करेगा? वो डिक्लेरेशन के लिए कोर्ट में जाएगा कि भाई अब मेरे को इसका ओनर बना दो, पर कोर्ट में उसको भी कुछ चीजें दिखानी पड़ेंगी। और वो क्या चीजें उसको शो करनी पड़ी है हम केस लॉज के थ्रू समझेंगे। पहला केस है, ये सारे जो केस के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, ये ऑल दीज आर ऑल लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ एडवर्स पोजेशन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स 1954 जजमेंट। इसमें कोर्ट ने बोला था एडवर्स पोजेशन मस्ट बी ओपन, कंटिन्यूअस, एक्सक्लूसिव एंड हॉस्टाइल टू द ओनर्स टाइटल। देखिए एडवर्स पोजेशन बाय वर्ड व्हाट इट मीन्स कि आपने जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें आपका पोजेशन हो गया है और वो एडवर्स है टू द ट्रू ओनर। अगर मेरी ही प्रॉपर्टी है और उसमें मैं पोजेशन में हूं तो मैं एडवर्स पोजेशन में नहीं हूं। एडवर्स क्या हुआ कि है किसी और की, सबको पता है कि किसी और की, बट somebody else is living in that property। तो जो इंसान उस पोजेशन में है वो एडवर्स पोजेशन में है। क्यों? क्योंकि ओनर चाहता नहीं है वो उस पोजेशन में रहे, लेकिन अब वो निकल नहीं रहा वहां से, तो वो एडवर्स पोजेशन माना जाएगा कि जो पोजेशन इज एडवर्स टू द ट्रू ओनर इज नॉट हैप्पी विद यू लिविंग देयर एंड यू आर सेइंग यू आर रिफ्यूजिंग टू लीव, आप पोजेशन नहीं देना चाहते, तो ये एडवर्स पोजेशन है। तो सबसे पहली चीज तो एडवर्स पोजेशन कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। यानी आप खुलेआम रह रहे हो, सबको पता है कि आप इस संपत्ति के एडवर्स पोजेशन में, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट यू आर स्टिल लिविंग इन दैट प्रॉपर्टी। ओपन होना चाहिए। छुपके अगर किसी प्रॉपर्टी में ओनर है, उसको मालूम ही नहीं है कि आप एडवर्स पोजेशन में हो, ठीक है, तो वो एडवर्स पोजेशन नहीं होगा। एडवर्स पोजेशन, जो भी इंसान उस कब्जे में है वो ओपनली रह रहा है, कंटिन्यूअसली रह रहा है, कंटिन्यूअसली वो 12 साल से, वो टाइम पीरियड से वो उसी प्रॉपर्टी में रह रहा है। किसी ना किसी एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है उसका उस संपत्ति पे, तो कंटिन्यूअसली रह रहा है, एक्सक्लूसिवली रह रहा है, और वही रह रहा है। ऐसा नहीं है कि आज किसी और को दे रहा है, कल किसी और आ रहा है, नो, दैट पर्सन इज इन द एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। एंड हॉस्टाइल टू द ओनर्स टाइटल। ठीक है, हॉस्टाइल टू द ओनर्स टाइटल माने ओनर कोई और है और अब आप हॉस्टाइल हो गए कि यू डोंट रिकॉग्नाइज दैट पर्सन टाइटल, यू से आई डोंट केयर, अब मेरा इस पे पोजेशन है, मैं नहीं खाली करता। तो ये सारी चीजें आपको कोर्ट में शो करनी पड़ेगी। कोर्ट को भी ये लगना चाहिए कि भाई जहां आप एक्सक्लूसिवली ओपनली रह रहे हो और 12 years से रह रहे हो और ओनर को ये पता भी था 12 साल से, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, ये चीजें जो पोजेसर है उसको शो करनी पड़ेगी अगर वो उस प्रॉपर्टी पे
अब ओनरशिप राइट डिक्लेयर करवाना चाहता है कि वो जज को जाके कोर्ट में जाके फाइल करेगा डेक्लेरेशन सूट और बोलेगा अब आप डिक्लेयर कर दो कि मैं इसका ओनर हूँ, क्योंकि 12 साल हो चुके हैं मेरे को इसमें रहते हुए, ओपनली एक्सक्लूसिवली कंटिन्यूअसली मैं इसमें रह रहा हूँ, सो अब आप डिक्लेयर कर दो। तो ये चीजें उसको कोर्ट में शो करनी पड़ेगी फॉर दैट डेक्लेरेशन। ये वो शो नहीं कर पाएगा तो फिर उसका टाइटल जो राइट है वो नहीं बनेगा। ओके। सेम इन टी अंजनप्पा वर्सेस सोलिमंगप्पा, पोजेशन मस्ट बी हॉस्टाइल एंड विदाउट द ओनर्स परमिशन। ओनर की परमिशन से अगर आप एक प्रॉपर्टी में घुसे हैं एंड नाउ यू आर नॉट लीविंग दैट प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट एडवर्स पोजेशन। जैसे टेनेंट्स, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर भी किया। कई बार क्या होता है, जो टेनेंट्स होते हैं वो आके रहने लग जाते हैं, वो रेंट अग्रीमेंट भी बनता है, सब बनता है, उनको 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 12 साल हो जाते हैं, कभी बीच में रेंट कई महीनों सालों तक रेंट नहीं देते। तो क्या उनको लगता है कि उनका एडवर्स पोजेशन चालू शुरू हो गया है। कोर्ट कहता है नो, जब आपने एंटर किया था तो आप परमिसिव पोजेशन में थे, एडवर्स पोजेशन ही है। एडवर्स पोजेशन का मतलब होता है कि आपने बिना ओनर की परमिशन के प्रॉपर्टी में रहना शुरू कर दिया है। टेनेंट तो हमेशा परमिशन के साथ अंदर जाता है, तो वो परमिसिव पोजेशन में है, वो एडवर्स पोजेशन में नहीं है। एडवर्स का मतलब है कि ओनर चाहता नहीं है आप उसकी प्रॉपर्टी में रहे और आप रह रहे हैं। और टेनेंट का ये कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि टेनेंट ऑलवेज लिव्स विद परमिसिव पोजेशन एंड नॉट एडवर्स पोजेशन। तो टेनेंट अगर किराएदार वगैरह वो कब्जा करके बैठे हैं तो उनको एडवर्स पोजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उनका डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल नहीं होने वाला है, उनको ओनर कोर्ट डिक्लेयर नहीं करेगा। Then we have Karnataka Board of Work versus Government of India. Adverse possession arises from the owner's inaction. क्योंकि ओनर ने 12 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो बाय डिफॉल्ट अब जो पोजेशन में है उसके पास, अब द बॉल इज इन दैट पर्सन कोर्ट एंड ही कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड गेट हिज टाइटल डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एडवर्स पोजेशन, कि भाई मैं एडवर्स पोजेशन में, ओनर के एडवर्स पोजेशन में रह रहा हूँ 12 साल से and owner took no action. So now declare that I am the owner of this property. But he has to show all these things which we discussed in KK Verma's judgment. ये सारी चीजें उसको कोर्ट में शो करनी पड़ेंगी and if he successfully shows this, then he can get a declaration of his title on that property. Section 27 of Limitation Act codifies the principle of adverse possession. Extinguishes the title. अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी पे राइट ही खत्म हो जाता है, तो इट extinguishes the title of rightful owner after the limitation period. Courts emphasize strict criteria for adverse possession to prevent misuse. तो इसीलिए जरूरी, अभी ओनर का 12 साल में अगर उसने टाइम, अगर 12 साल में सूट फाइल नहीं किया ना, इसका ये मतलब नहीं बाय डिफॉल्ट अब जो रह रहा है वो ओनर बन गया है। ही हैज टू शो सर्टन क्राइटेरिया कि वो एक्सक्लूसिवली रह रहा है, कंटिन्यूअसली रह रहा है, ओपनली रह रहा है, एंड जो ओनर है उसको उसके एडवर्स में रह रहा है, हॉस्टाइल रह रहा है, ओनर को पता था कि वो नहीं खाली कर रहा है। ये सारी चीजें उसको शो करनी पड़ेंगी, इसीलिए ये जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज है रखे गए हैं। एनकरेजेस एफिशिएंट यूज एंड मॉनिटरिंग ऑफ लैंड। Adverse possession is a legal tool rooted in fairness but requires careful application. Though it's a कहीं ना कहीं देखिए एक बैलेंस करने की कोशिश की है इस प्रोविजन में, बट स्टिल वी रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि भाई रह तो अगर कोई एडवर्सली रह रहा है और चलो ओनर ने इनएक्शन किया है, बट स्टिल अगर बाय डिफॉल्ट की अच्छा वो 12 साल से अब आपके कब्जे में, वेल एंड गुड, गो एंजॉय द प्रॉपर्टी, वी कैन डू दैट ऑल्सो, राइट। तो बहुत ही बैलेंस एक अप्रोच कोर्ट्स लेती हैं in declaration of title in on the ground of adverse possession. So this is it regarding adverse possession. I hope you learned something new and some of your doubts are clarified regarding adverse possession. If you have any other doubt, then you can write it in the comment box and I'll try and understand, explain as much as I can. Before I end this video, I want to share two things with you. First is that I would really like you to download the Study IQ app. Why? The reason is that you get a lot of benefit, right? If you download the app, then there are a lot of फ्री कोर्सेज विच आर अवेलेबल। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे करंट अफेयर के कोर्सेज डाले हुए हैं विच आर फ्री। ऑल इन ऑर्डर टू एक्सेस दोज कोर्सेज, ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द ऐप एंड लॉग इन एंड देन यू कैन वॉच दोज वीडियोज। बहुत सारी क्विजेज होती हैं जो आपको मिल जाती हैं। देन बहुत सारे आपके जो कोर्सेज हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया है, जो स्टडी मटेरियल है, जो सिलेबस है, वो बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल है, राइट। यू डोंट इवन हैव टू परचेज अ बैच,
that, there are information and there are so many videos, so much of content for judiciary and for UPSC IAS also. सबके लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट इज ऑल्सो अवेलेबल. बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं. फॉर लीगल की अगर मैं बात करूँ तो वेरी द माइनर एक्ट्स आर कवर्ड, जो फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू हैव टू डू, लॉग इन कर लें आप, आपको वो यू विल गेट एक्सेस टू दोज पर्टिकुलर वीडियोस, राइट. तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इफ यू डाउनलोड द ऐप. एंड मॉक टेस्ट और क्विजेस, ये सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल होती हैं. बहुत कन्वीनियंट ऐप है. द ऐप इज वेरी कन्वीनियंट एंड इट्स वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली. एंड इवन इफ यू आर नॉट परचेजिंग एनीथिंग यू कैन गेट सो मच आउट ऑफ इट. बहुत सारा करंट अफेयर्स का कंटेंट इतना अच्छा उन्होंने स्क्वीज करके, विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, दे हैव मेड एंड it's there, right? So why not take benefit out of it? So you must do it. Also, we are providing counseling to students. So हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में you will find a link for the counseling form. You fill that link and we'll get back to you. Whatever your questions are, we'll try and solve them. तो ये सारे कुछ ऐसे benefits हैं for which you don't have to pay anything, right? So these are cost effective and it will help you in your preparation. Counseling will really help you in forming your plan and structuring your whole preparation. So why not take benefits out of it? Okay. So, and if you need any other information regarding these things, of course you can contact us. Our team is always available to help you. And if there's anything else, and if there's any legal topic you want me to make videos on, let me know that also. So thank you so much for watching. Keep learning.